हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम निबंध लेखन पढ़ेंगे, यानी कि एसे राइटिंग। तो बच्चों, निबंध लेखन के लिए हमारा पहला विषय है भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के दाएं तट पर बसी हुई है। यश और वैभव की इस जननी को सूर्यवंशी नरेश दिलीप ने सर्वप्रथम बसाया था। विधाता के क्रूर हाथों ने इसे फिर उजाड़ दिया। इसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने अस्तित्व को मिटते हुए देखा। फिर धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों इसके दिन फिरे। उन्होंने इसे पुनः बसाया और इंद्रप्रस्थ का नाम दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे दिल्ली नाम दिया। उनके शासनकाल में इसने काफ़ी प्रगति की। मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद इसकी बागदौड़ भी यवनों के हाथ आ गई। उन्होंने भी इसमें चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं रखी। यवनों के शासनकाल में फिरंगी व्यापारी बनकर भारत में आए और यहाँ के शासक बन गए। उन्होंने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया। जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी इसे स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली की जलवायु अच्छी है। इस महानगरी का औद्योगिक महत्व भी है। यहाँ रेलवे का भारी जंक्शन है। यहाँ व्यापार की भारी मंडी है। यहाँ का मुख्य बाजार चांदनी चौक है। इससे लगा दरीबा कला है, जहाँ पर विशेषतः सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार होता है। चावड़ी बाजार कागज़ और सैनिटरी गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। खारी बावरी मेवे, दाल, चावल, खोया, अचार, मुरब्बे आदि की थोक मंडी है। सदर बाजार मनियारी का उत्तर भारत में सबसे बड़ा केंद्र है। कश्मीरी गेट मोटर पार्ट्स आदि के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली का कनॉट प्लेस तो एशिया के सबसे बड़े व सुंदर बाजारों में गिना जाता है। यहाँ का वातानुकूलित पालिका बाजार तो पर्यटकों के मनोरंजन का केंद्र है। यहाँ से हर वस्तु क्रय की जा सकती है। यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, पुराना किला, सूरजकुंड, जंतर मंतर, ओखला, राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और तुगलकाबाद आदि दर्शनीय हैं। यहाँ की मेट्रो रेल देखने लायक है। इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थानों में संसद भवन, राष्ट्रीय भवन, आकाशवाणी भवन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, म्यूजियम, अप्पू घर, चिड़ियाघर, मुगल गार्डन और बिरला मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। वैसे तो पर्यटक के लिए यहाँ का हर क्षेत्र दर्शनीय है। पुरातन युग से ही ये एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। पर्यटक इसे देखते देखते थक जाता है, पर उसका मन नहीं भरता है। इसलिए दिल्ली को सभी के दिलों की रानी कहा जाता है। दूसरा विषय हमारा पेड़ पौधे और पर्यावरण। प्राचीन काल से ही समग्र मानव जाति तथा जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधों का विशेष स्थान रहा है तथा ये प्रकृति उपहार उनके लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। किसी भूखंड पर लगे वृक्ष और पेड़ पौधे न केवल आंखों को हरियाली का आनंद देते हैं, वरन वे वातावरण को शीतल तथा पर्यावरण को मनोरम बनाते हैं। पर्यावरण में हरियाली के होने से वातावरण में नमी बनी रहती है, पानी अच्छा बरसता है तथा कृषि और वनस्पतियां दोनों की वृद्धि होती है। जंगल के हरे भरे रहने से वन संपदा का भरपूर विकास होता है और इस वन संपदा से राष्ट्र को काफ़ी फायदा होता है। आज हमने पेड़ों तथा पौधों के महत्व को भुला दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वर्षा कम होती है, वातावरण में नमी का अभाव हो गया है, भूमि कटाव बढ़ गया है तथा जलाशयों की कमी हो गई है। पानी की इस कमी के कारण जल जंतुओं का ह्रास होता जा रहा है। आज भारत में पर्यावरण को प्रदूषित करने के अनेक कारण बनते जा रहे हैं। कल कारखानों की वजह से प्रदूषण तो हो ही रहा है, इसके अतिरिक्त अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से भी प्रकृति तथा मानव के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। जंगलों के कटनों के कारण वन्य जीवों में संतुलन बनाए रखने के मामले में भी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। अनेक दुर्लभ जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। शिकार पर पाबंदी होते हुए भी चोरी छिपे हाथी, गैंडा, शेर जैसे कीमती जंतु मारे जा रहे हैं। इस प्रकार आम, टीक, शीशम, महुआ, देवदार, जामुन जैसे वृक्षों का भी भीषण विनाश किया जा रहा है। और तो और पानी तथा हवा जैसे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं भी शुद्ध नहीं रही। इन सब विपरीत तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के दोषी हम सभ्य कहे जाने वाले लोग ही हैं, जो अपने निजी हितों के लिए वन संपदा तथा राष्ट्र संपदा को स्वाहा करने में लगे हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि वे अपने उपयोग के लिए जितने पेड़ काटें, उससे ज़्यादा पेड़ रोपने का भी कष्ट करें, ताकि उनमें से यदि कुछ पौधे सूख भी जाएं अथवा ना बढ़ पाएं तो भी इतने अवश्य हो जाएं जितने काटे जा चुके हैं। पेड़ पौधे और पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहने का संबंध है। यदि पर्यावरण साफ सुथरा व शुद्ध होगा तो पेड़ पौधे भी उगेंगे, बढ़ेंगे एवं वे पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे।
इसलिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए जन समाज एवं सरकार दोनों को ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाने से पूर्व यह भली भांति सोचना चाहिए था कि इसके विषाक्त धुएं से पर्यावरण और वातावरण दोनों प्रदूषित होंगे, लेकिन इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और जब कारखाने लगे तो 2 दशक से ऊपर का समय बीत गया तो ब्रजभूमि तथा संसार के अनुपम सौंदर्यशाली ताज जो जब मटमैला होते देखा गया तो लोगों का ध्यान अपनी भूल की ओर गया तथा अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला दे दिया है कि मथुरा तथा आगरा के आसपास के क्षेत्र को ईंट भट्टों तथा कारखानों के प्रदूषित धुएं से बचाया जाए। प्राचीन काल में ब्रजमंडल अपने वनों, जलाशयों तथा सादा नीरा यमुना के लिए विख्यात था, किंतु अब वहाँ पक्की अट्टालिकाएं बनाने का रिवाज हो गया है। वन गायब हो गए हैं। वृंदावन की गलियों में अब गाय नहीं सूअर घूमते हैं। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। वृंदावन बिहारी यमुना पुलीन पर रास रचाने वाले कृष्ण कन्हैया भी अब वातानुकूलित भवनों में वास करते हैं। यह सांस्कृतिक प्रदूषण भी हमारे पेड़ पौधों एवं पर्यावरण का विनाशक है। बहुत जल्दी हमें सोचना होगा कि हम वन संपदा को बचाएं अथवा विश्व को विनाश की ओर ले जाएं एवं अपने प्यारे भारत देश को हरा भरा और निर्मल रखने के लिए कारगर उपाय करके उसे सुरक्षित रखें। अगला विषय हमारा वीरत्व का महापर्व विजयादशमी। हमारे देश में विजयादशमी का महत्व 2 तरह से है। प्रथम तो यह पर्व उस महान स्मृति का प्रतीक है जिस दिन दुराचारी पापात्मा रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था और इस प्रकार अधर्मी का अंत करके और लंका में धर्म की पताका फहराकर श्री रामचंद्र अपनी भार्या सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या दीपावली के दिन आए थे। विजयादशमी शरद ऋतु का विशेष पर्व है। शरद ऋतु में नदियों का जल निर्मल हो जाता है, आकाश बादलों रहित हो जाता है। आजकल रामलीला के रूप में भी दशहरा अथवा विजयादशमी का ज़्यादा महत्व है। ऐसे मौक़ों पर बच्चों का उत्साह और उल्लास, साहस देखने लायक होता है। विजयादशमी का चरम उत्कर्ष होता है दशमी के दिन, अर्थात जिस दिन रावण मारा जाता है। इस दिन प्राय सभी रामलीलाओं के प्रबंधक रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के काफ़ी बड़े बड़े पुतले बनाते हैं। इन पुतलों के अंदर काफ़ी बारूद भरी होती है। बारी बारी से इन पुतलों में राम के बाण द्वारा आग लगाई जाती है। आग लगते ही पुतले कारीगरी के साथ भरी बारूद में विशेष चमक पैदा होती है और ऐसा लगता है कि क्षण भर के लिए मानो पुतलों ने कीमती जेवर और रत्न पहन रखे हों, किंतु क्षण भर बाद ही बारूद अपना रंग लाती है और पुतले धू धू कर जलने लगते हैं। मान्यता यह है कि पुतलों का पीठ के बल गिरना अच्छा नहीं होता। पुतले प्राय सामने राम को नमन करते हुए गिरते हैं। दशहरा अथवा विजयादशमी का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो हमें यह बताता है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय होती है, पाप पर हमेशा पुण्य की विजय होती है, सच्चाई का उजागर अवश्य होता है तथा एक न एक दिन लोगों को असलियत का पता अवश्य लग जाता है। दशहरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह क्षत्रियों का त्यौहार है, लेकिन जातियों के आधार पर त्योहारों को बांटना उचित नहीं है। विजयादशमी भी अब दुर्गा पूजा का चरमोत्कर्ष है अथवा रामलीला का आखिरी दिन। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल पर्वों के स्वरूप भी बदले हैं। दशहरा भी अब तक सार्वजनिक त्यौहार बन गया है जो श्री राम के वीरत्व, उनकी न्यायप्रियता एवं दयालुता का संदेश प्रतिवर्ष देता है। अगला विषय हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। समस्त संसार महात्मा गांधी को उनके देश प्रेम, त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री भाव, ईमानदारी तथा निष्कपट व्यवहार के कारण जानता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अपना एक विशेष प्रकार का संघर्ष रहा, जिसे सत्य, अहिंसा और असहयोग का मार्ग कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा गांधी के विचारों में मूल सिद्धांतों को लेकर काफी मतभेद हो गया था, जिसके कारण गांधी से अलग होकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल बनाना पड़ा। गांधी जी को नम्र अथवा उदारवादी माना जाता है। वे कहा करते थे कि अंग्रेजी राज्य के विशाल साम्राज्य तथा उनकी सशक्त सेना का मुकाबला हम निहत्थे लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने तरीके से स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी होगी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता भी बहुत धार्मिक महिला थी तथा अक्सर पूजा पाठ करती रहती थी। गांधी जी की शादी काफी कम उम्र में 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनकी पत्नी कस्तूरबा विवाह के समय 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक बार बचपन में अपने पिताजी से आज्ञा लेकर सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने गए थे। इनके नाटक का इनके मन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने तय किया कि अब जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांधी जी सदा अपनी बात पर अडिग रहे। गांधी जी ने वकालत करनी शुरू की, किंतु उनकी वकालत अच्छी तरह नहीं चल रही थी। कारण यह था कि वकालत के पेशे में बिना झूठ बोले काम नहीं चल पाता और गांधी जी अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए दृढ़ थे। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया।
कुटीर उद्योग धंधों का उत्थान करने के लिए वे हाथ का कटा बुना कपड़ा पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, तो स्वयं भी ऐसा करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने लगे। उन्होंने किसानों मजदूरों को अंग्रेजी अत्याचार से बचाने के लिए सत्याग्रह किए। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने दो नायाब तरीके अपनाए थे, सत्याग्रह और अनशन। सन 1920 में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशेष सभा में अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया और सारे भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू हो गया। इस आंदोलन में करीब 30,000 लोग बंदी बनाए गए। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले ली, पूरे देश के प्रिय नेता बन गए। लोग उन्हें संत मानने लगे तथा वे गांधी जी की जगह महात्मा गांधी कहे जाने लगे। गांधी जी ने सन 1930 की 12 मार्च को दांडी में नमक बनाकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया। अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र तथा उनकी वादा खिलाफी के कारण पूरा भारत गुस्से में भर गया और अंत में सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई। इसी बीच श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी के लिए अपनी जीवन संगनी का विछोह असहनीय था, फिर भी जीवन भर देश सेवा के कामों में जुटे रहे। सन 1947 के अगस्त की 15 तारीख को भारत स्वाधीन हुआ। सन 1947 की अगस्त की 15 तारीख को भारत स्वाधीन हुआ। सारा देश जहां देश की आज़ादी की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग आबादी की अदला बदली से परेशान होकर भारत लौट रहे थे। पाकिस्तानियों ने न केवल उनकी धन संपत्ति लूटी थी, वरन उनके प्रियजनों को भी मार डाला था। सहस्त्रों निर्दोष महिलाओं को बेइज्जत किया गया। इस अधूरी आज़ादी से काफी लोगों के मन को धक्का लगा। गांधी जी की आत्मा भी आहत हुई थी। फिर भी वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने तथा मुसलमानों द्वारा किए जा रहे उत्पादों के प्रति क्षमा भाव रखने के पक्षधर बने रहे, जिससे भुक्त भोगियों का एक दल नाराज हो गया। गांधी जी महान संत, उदार तथा सहिष्णु मानव थे। अतिवादी हिंसा द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों में से एक ने गांधी जी पर गोली चला दी और जीर्ण शीर्ण काया सदा सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गई। गांधी जी के संदेश समस्त विश्व को निरंतर करने की प्रेरणा देते रहेंगे। अगला विषय हमारा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी ही देश के भावी कर्णधार है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिस काल में वह पूर्ण मनोयोग से विद्याध्ययन करता है, उस काल को ही विद्यार्थी जीवन कहते हैं। इस काल में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वह आजीवन उसके काम आता है। विद्यार्थी जीवन छात्र के जीवन को ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसमें उसे सही दिशा का बोध होता है, इसलिए इस काल को सतर्कता से व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और नैतिक गुणों का विकास विद्यार्थी जीवन में ही होता है। विद्यार्थी का उद्देश्य मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं होता, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उसका लक्ष्य होता है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो भी उत्तम साहित्य उसे मिलता है, उसका विद्यार्थी अध्ययन करता है। वह महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करता है तथा उसके अनुभवों से अपने जीवन को आलोकित करता है। विद्याध्ययन में विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में उसका मस्तिष्क कोमल होता है। उसे जैसी शिक्षा दी जाती है वैसी शिक्षा वह ग्रहण कर लेता है। विद्यार्थी से उसमें आत्म सुधार की प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्यार्थी जीवन में विद्या के साथ ही चारित्रिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्रहीन व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता। चरित्र के द्वारा ही विद्यार्थी में अनेक सद्गुणों का विकास होता है। हमारे पूर्वजों ने विद्यार्थी के लिए आवश्यक गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि विद्यार्थी का प्रमुख कार्य विद्या का अध्ययन है। उसे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच का भेद भुलाकर निसंकोच भाव से विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थी को अनुशासन प्रिय तथा संयमी होना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विनय तथा भक्ति का भाव रखना चाहिए। विद्यार्थी को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ जीवन में ही निवास करता है। अतः विद्यार्थी को शारीरिक व मानसिक विकास की ओर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में विद्यार्थी सीधा साधा किंतु उच्च विचारों वाला जीवन व्यतीत करता था, परंतु आज का विद्यार्थी अपने इस बहुमूल्य जीवन के प्रति समर्पित नहीं रह गया है। आज तो वह पैसे के बल पर पैसे के लिए ही विद्या प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। आज के विद्यार्थी का लक्ष्य ज्ञानार्जन नहीं रहा है। उसका उद्देश्य किसी न किसी प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण करना रह गया है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि उत्तम शिक्षा के द्वारा वह अपना सर्वांगीण विकास करे। उसका लक्ष्य ऊंचा हो। वह झूठी शान तथा सभ्यता के पीछे ना भागे तथा अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का पीछा ना करे।
गुणी और साहसी विद्यार्थी ही देश की रक्षा का भार उठाने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरुजनों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थी को देश का सच्चा निर्माता तभी कहा जा सकता है जब वह चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ हो। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपना विद्यार्थी जीवन केवल मौज मस्ती में ही न गुजारे। वास्तव में विद्यार्थी जीवन की सफलता ही भावी उन्नति की आधारशिला है। अगला विषय निबंध देखने के लिए हमारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का महत्व। लोकतंत्र में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का काफी महत्व होता है। समाचार पत्र लोकमत को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। जब रेडियो तथा टेलीविजन का ज्यादा जोर नहीं था, समाचार पत्रों में छपे समाचार पढ़कर ही लोग देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त किया करते थे। अब रेडियो तथा टेलीविजन सरकारी क्षेत्र के सूचना के साधन माने जाते हैं। अतः तटस्थ और सही समाचारों के लिए ज्यादातर लोग समाचार पत्रों को पढ़ना अधिक उचित और प्रामाणिक समझते हैं। समाचार पत्र केवल समाचार अथवा सूचना ही प्रकाशित नहीं करते, वरन उसमें अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पन्ने और स्तंभ निर्धारित होते हैं। पहला पन्ना सबसे महत्वपूर्ण खबरों के लिए होता है। महत्वपूर्ण में भी जो भी सबसे ज्यादा ज्वलंत खबर होती है वह मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर छापी जाती है। पहले पृष्ठ का शेष भाग अन्यत्र छापा जाता है। अखबार का दूसरा पन्ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें प्राय वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते हैं। तृतीय पृष्ठ पर ज्यादातर स्थानीय समाचार तथा कुछ बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं। चौथा पृष्ठ भी प्राय खबरों तथा बाजारों भावों के लिए होता है। पांचवें पृष्ठ में सांस्कृतिक गतिविधियां और कुछ खबरें भी छापी जाती हैं। बीच के पृष्ठ के दाहिने ओर भी महत्वपूर्ण लेख, सूचनाएं एवं विज्ञापन दिए जाते हैं। अगले पृष्ठों पर स्वास्थ्य, महिला मंडल, बालवाड़ी जैसे स्तंभ होते हैं। अंतिम पृष्ठ से पहले खेल समाचार, सोना, चांदी, जिंसों आदि के भाव होते हैं। कुछ अखबार बहुत चर्चित कंपनियों के शेयर भाव को अपने पाठकों के लिए छापते हैं। अंतिम पृष्ठ पर पहले पृष्ठ का शेष भाग तथा अन्य महत्वपूर्ण खबरों को छापते हैं। पहले अखबार केवल एक रंगे हुआ करते थे, उसमें छापे गए चित्र ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। अब छपाई अपनी मुद्रण कला में काफी प्रगति हुई है, जिसकी वजह से अखबारों में अनेक प्रकार के आकर्षक रंगीन चित्र भी छापे जाते हैं। रविवारीय और बुधवारीय परिशिष्टों में कहानियां, कविताएं, निबंध और उत्कृष्ट विज्ञापन छापे जाते हैं। अखबार का मुख्य पृष्ठ काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ पाठक तो अच्छा संपादकीय तथा मोटी खबरें पढ़ने के लिए अखबार खरीदते हैं। कुछ अखबार ऐसे होते हैं जिनमें रिक्तियों, खाली स्थानों की खबरें काफी विस्तार से छापी जाती हैं। अखबार कई प्रकार के होते हैं। दैनिक, त्रिदिवसीय, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक अखबार भी होते हैं। आमतौर से दैनिक समाचार पत्र ही ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। कुछ साप्ताहिक अखबार होते हैं जो पूरे सप्ताह की गतिविधियों का लेखा जोखा छापते हैं। अखबार के बाद पत्रिकाओं का भी अपने एक विशिष्ट महत्व है। पत्रिकाएं ज्यादातर विषय प्रधान तथा अपने एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर निकाली जाती हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल नवीन कथाकारों की कहानियां ही छापती हैं। सारिका, माया आदि में पहले कहानियां छपा करती थी। कई पत्रिकाएं ज्योतिषी जैसे विषयों की जानकारी के लिए भी छापी जाती हैं। इंडिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका है जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में छपती है। इसमें ज्यादातर राजनीतिक समाचार होते हैं। अखबार स्वतंत्र होने चाहिए और उसमें वही सामग्री छपनी चाहिए जो सत्य, शिव तथा सुंदर हो, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। इनके स्वामी बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं। उनके संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं, जिसके कारण कोई भी अखबार विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं रख पाता। अवसर मिलते ही वह पार्टी विशेष का समर्थक बनकर उसी का गुणगान करने लगता है। पत्रिकाओं की स्थिति अखबारों से थोड़ी भिन्न होती है, किंतु जो पत्रिकाएं राजनीति से जुड़ी होती है उन्हें अक्सर परेशान होना पड़ता है। माया और मनोहर कहानियां जैसी पत्रिकाएं हलचल मचाने वाली पत्रिकाएं हैं। कोई ना कोई धमाका करना इनका काम है। अतः ऐसी पत्रिकाओं को अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहिए। वर्तमान युग में अखबार एवं पत्रिकाओं का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्राय प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार पढ़ने के लिए उत्सुक अवश्य होता है। इसलिए अखबार एवं पत्रिकाओं के मालिकों एवं संपादकों को चाहिए कि वे अपने दायित्व को समझे तथा समाज की सहज उन्नति के लिए सदा सचेत रहकर ऐसी खबरें छापे जो सही तथा साम्यवादी हो। अगला विषय हमारा जीवन में खेलों का महत्व। मानव जीवन में खेलों का एक विशेष स्थान है। मानव दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी। खेलकूद से जहां मानव की थकान दूर होती है, वहां उसके स्वास्थ्य के लिए भी खेलकूद का काफी होना लाभदायक है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि धर्म के साधनों को पूरा करने के लिए मानव का देह से स्वस्थ होना परमावश्यक है। जब मानव देह से स्वस्थ नहीं होता, तब उसका मन भी किसी काम को करने को नहीं करता। स्वस्थ देह में स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है, स्वस्थ व्यक्ति की देह में नहीं।
नई स्फूर्ति एवं ताजगी होती है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और खेलकूद का अभ्यास करते रहना चाहिए। वैसे खेलकूद के साथ साथ व्यायाम लाभप्रद होता है। दंड बैठक, खो खो, कबड्डी और दौड़ आदि ये देशी व्यायाम होते हैं। इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें सामग्री के लिए खर्च की आवश्यकता होती है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। यह विदेशी खेल कहलाते हैं और इन पर खर्च भी होता है। घर के अंदर भी खेल खेले जाते हैं, जैसे चौपड़, शतरंज, ताश, कैरम, टेनिस, लेडी। घर के अंदर भी कुछ खेल खेले जाते हैं, जैसे चौपड़, शतरंज, ताश, कैरम, टेबल टेनिस और लूडो आदि। खेलों से मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा मनोरंजन भी होता है। इनसे देह में स्फूर्ति आती है और रक्त संचार ठीक रहता है। खेलों में सभी बच्चे भाग लेते हैं। वे विभिन्न स्थानों, विभिन्न घरों से आते हैं, इसलिए खेलों के खेलने से सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति, मेलजोल की भावना का पूर्णतः विकास होता है। खेल भावना का सुंदर स्वरूप खेलों के खेलने से ही प्राप्त होता है। अपने देश व विदेश में खेलों के कार्यक्रम होते रहते हैं। खेलों की कमेंट्री सभी लोग समान रूप से ट्रांजिस्टरों पर ध्यानपूर्वक सुनते हुए देखे जाते हैं। इन खेलों का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुना जा सकता है और दूरदर्शन पर भी कुछ खेलों का सीधा प्रसारण होता है। विदेशों में खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि खेलों में हमारे देश की प्रगति मंद कही जा सकती है। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हमारे देश भारत में हुआ था। हमारे देश के लिए परम गौरव का विषय था। भारतीय खिलाड़ियों ने भी इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। स्पष्ट है कि खेलों के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जा रही है। तो अगला विषय है हमारा निबंध लेखन के लिए दीपावली। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसे प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसके आगे पीछे कई पर्व मनाए जाते हैं। धनतेरस से इस पर्व का आरंभ होता है। इस दिन लोग लक्ष्मी, गणेश, बर्तन तथा पूजा की सामग्री खरीदते हैं। धनतेरस से अगले दिन व्यापक रूप से सफाई की जाती है तथा भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए घर बाहर काफी सजावट की जाती है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन लोग घर के आसपास सरसों के तेल के दिए जलाकर रखते हैं। इस दिन से अगले दिन दीपावली का महापर्व आता है। इस पर्व में मिठाई, खील, बताशे, चीनी के खिलौने तथा अन्य सजावटी सामान, पुष्पमालाएं, धूप एवं अगरबत्तियां आदि अवश्य खरीदी जाती हैं। लोग इस अवसर पर अपने मित्रों और संबंधियों को मिठाइयां और उपहार देते हैं। शाम को दीपक जलाए जाते हैं और पूजन की तैयारी की जाती है। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन, धूप, पुष्पमाला आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करके प्रसाद समर्पित किया जाता है। कुछ लोग दीपावली के दिन रात 12 बजे भी भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसके विषय में अनेक कथाएं हैं। दीपावली के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसके विषय में अनेक कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कथा यह है कि रावण का वध करने के उपरांत जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए घर बाहर सभी जगह दीपक जलाए थे। दीपक जलाने का रिवाज तभी से चला आ रहा है। इस अवसर पर श्री राम की पूजा करने का विधान होना चाहिए था, लेकिन आज लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी समृद्धि तथा धन संपत्ति की देवी है। भगवान गणेश जी मोदक प्रिय तथा आमोद और सुख देने वाले हैं। वे विद्या के समुद्र तथा बुद्धि के देने वाले हैं। गणेश जी की इन्हीं विशेषताओं के कारण शायद उनकी अर्चना शुरू की गई होगी। इस प्रकार दीपावली की विशेषता यह है कि आराधक जहाँ एक और धन, लक्ष्मी, श्री समृद्धि चाहता है, वहीं ज्ञान, विद्या, बुद्धि का भी अभिलाषी है। दीपावली का पर्व दोनों प्रकार की आशंकाओं की पूर्ति करने का अवसर देता है। दीपावली का पर्व ऐसे समय आता है जब ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा जाड़ा होता है। वर्षा ऋतु के बाद पैदा हुए कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर दीपावली के त्योहार के सिलसिले में की जाने वाली सफाई से समाप्त हो जाते हैं। दीपावली के त्योहार में जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं उस त्योहार के कुछ दुर्गुण भी हैं। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि इस त्योहार के साथ 5 त्योहारों का मेल है: धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाद्र दिवसिया। इन 5 दिनों तक खान पान में न कुछ व्यतिक्रम होता ही रहता है। इसलिए इस त्योहार के आसपास के दिनों में खाने पीने में पूरा संयम बरतना चाहिए। दीपावली एक खर्चीला त्योहार है। कुछ लोग कर्ज लेकर भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कार्ड भेजते हैं तथा डटकर मिठाइयाँ खाते हैं। नतीजा यह होता है कि आम नागरिक को पूरा महीना तंगी से काटना पड़ता है। इस प्रकार यह त्योहार आम लोगों के लिए सुखकारी होने की जगह दुखकारी सिद्ध होता है। दीपावली के पर्व के विषय में एक आम धारणा यह भी है कि इस त्योहारों के दिन जुआ खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तथा वर्ष भर धन आता रहता है। ऐसे अंधविश्वास के कारण लक्ष्मी और गणेश के पूजन का यह महापर्व लोगों के आत्मिक संकट का कारण बन जाता है। कुछ लोग जुए में अपना सर्वस्व एक ही रात में गवा बैठते हैं। सारांश यह है कि दीपावली एक मंगलमय त्योहार है।
जिसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से मनाने की आवश्यकता है। इस पर्व को सार्वजनिक रूप से धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने पर्वों त्योहारों के इतिहास और महत्व को अच्छी तरह से जान सकें और उनमें यदि कोई बुराई हो तो उसे दूर भी कर सकें। दीपमाला निश्चय ही हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों निबंध लेखन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत से निबंध के हमने उदाहरण पढ़े हैं। आप भी निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए और इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।